गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में जो बात करी थी वो थी कि किस किस फैक्टर्स पे मतलब किस टाइप्स के जो है एड्सॉर्प्शन होता है और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। जनरली कल हमने दो फैक्टर पढ़े थे, एक प्रेशर था एक टेम्परेचर था। आज जो हम थर्ड फैक्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। थर्ड फैक्टर हमारे पास, कल हमने टेम्परेचर और प्रेशर का देख लिया था, उसके ग्राफ्स भी देख लिए थे बेसिकली। सो आज क्या देखेंगे हम बेसिकली, देखो ईज ऑफ लिक्विडेशन। ईज मतलब क्या होता है कि कितनी आसानी से वो चीज हो सकती है ना। ईज मतलब क्या है, इजी वे में कितनी आसानी से वो चीज हो पाएगी। और लिक्विफिकेशन का क्या मतलब है, बेसिकली लिक्विफिकेशन का मतलब यहाँ से पता चलता है कि हाँ, लिक्विड स्टेट से लिंक्ड है कुछ ना कुछ चीज ना, लिक्विड स्टेट से लिंक्ड है। और लिक्विड स्टेट से कैसे लिंक्ड है, देखो हम जनरली जो बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग मान लो फ्रॉम द गैस हो रहा है ना। सो गैस को लिक्विफाई करना होता है, लिक्विड स्टेट में चेंज करने के प्रोसेस को ही हम लिक्विफिकेशन बोलते हैं यहाँ पे, चले है ना। ठीक है, कि मतलब गैस फेज से मेरे को किस फेज में लेके आना, उसको लिक्विड फेज में, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। इसी प्रोसेस को नाम दिया गया लिक्विफिकेशन का। एक बात तो ये, दूसरा अगर मैं बोलूं कि इस पे कैसे डिपेंड कर रही कुछ, कि जैसे कोई गैस जो इजीली लिक्विफाई हो सकती है वो उतना जल्दी एड्सॉर्ब होना पसंद करी। कैसे मैं बोलूं कि जैसे क्या लिख सकता हूं कि मोर easily a gas can be liquefied, more will be the intermolecular force of attraction. So more will be the adsorption here. कहने की बात क्या है कि मैंने बोला कि ऐसी गैस जो इजीली लिक्विफाइड हो सकती हो, वो गैस ही उसमें जो है, उसी गैस में क्या होगा, मोर विल बी द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखो आपको पता है गैस और लिक्विड में जरा सा अंतर है, क्या फर्क है उसमें, है ना। कि गैस फेस में जो है वो हमारे पास जो पार्टिकल से थोड़े दूर दूर रहते हैं, लिक्विड फेस में कंपैरेटिवली थोड़े क्लोज रहेंगे ना। बात करूं कि लिक्विड फेस में इस तरह से मान लो हमारे पास ये लिक्विड फेस है हमारे पास, मान लो गैसेस क्या कर रहा हूँ, क्या एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, इस तरह से ये मैंने बनाया गैस फेस, ये बनाया मान लो लिक्विड फेस। सो एक बात खुद बताओ कि हमें फाइनल स्टेट ये लेके आनी है किसी भी तरह से। फाइनल स्टेट हमारी ये है कि गैस गैस जो अल्टीमेटली स्टेट में पहुंचेगा, फाइनल स्टेट है हमारे पास। वो गैस जो पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट गैस होता है, एक गैस ये बनाई मैंने इस तरह से, है ना। इसके पार्टिकल्स एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक ये पार्टिकल है, और ये चार पार्टिकल बना दी। अब एक ऐसी दूसरी जो गैस होगी जिसके पार्टिकल इससे क्लोज होंगे, पहले से क्लोज हो कंपैरेटिवली, इसके पार्टिकल का जो डिस्टेंस साइज है मान लो कुछ भी था, मान लो यहाँ इस वाले गैस में पार्टिकल का जो साइज है वो R1 मान लिया। दूसरी मैंने कोई गैस बनाई, कोई भी गैस बना सकते दूसरी कोई भी, जिसमें पार्टिकल का जो साइज है वो, मतलब पार्टिकल का जो डिस्टेंस है इन बिटवीन देम, वो R2 मान लिया। ये गैस 2 है मेरे पास, ठीक है, एजम्पशन की बात है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि साइज जो है यहाँ पे R1 ऑब्वियसली R2 से ज्यादा है ना। और मान लो ये था हमारे पास R3। अब आप खुद बताओ, R1 जो हमें दिख रहा है वो R2 से क्या दिख रहा है, मतलब जो डिस्टेंस है यहाँ पे इस गैसेस में वो बहुत ज्यादा है, इस वाली गैस 2 में जो डिस्टेंस है इन बिटवीन द पार्टिकल्स के वो कम है। क्यों कम है, क्योंकि वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़े से ज्यादा होंगे, है ना। जो इंटरमोलिकुलर मतलब दो मोलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है वो ज्यादा होगा, तभी वो एक दूसरे के पास बैठे होंगे। अब खुद बताओ कि R1 से मेरे को अल्टीमेटली पोजीशन जो है वो R3 पे लेके जाना है। R1 से R3 लेके जाऊं या R2 से R3 लेके जाऊं, कौन सा इजी रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि देखो ये डिस्टेंस तो फाइनल स्टेट तो सेम है, ये पहले से पास पास है, तो इनको कम ही पास लेके जाना पड़ेगा। इसमें तो काफी ज्यादा हमको फोर्स लगेगा इसको यहाँ तक लेके आना, मान लो यहाँ तक R3 लेके आना है, एक यहाँ से यहाँ तक। ऑब्वियस सी बात है R2 वाला लाना इजी है ना, साफ साफ बात है, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस कम है। तो ये हम प्रेफर करेंगे, है ना, ये प्रेफर करेंगे। तो मतलब क्या है कि ऐसी गैस मोर इजिली अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, क्योंकि वो पहले से ही अगर उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है दूसरी गैस के कंपैरेटिवली, और मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो वो पहले से पार्टिकल्स पास पास पड़े हैं, तो
वो आसानी से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो पाएगा, मोर इजिली कन्वर्ट हो पाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि मोर इजिली गैस कैन बी लिक्विफाइड, उतनी आसानी से गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो सकती है। उसमें क्या होगा, बेसिक उसमें क्या होने वाला कि मोर विल बी द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें उतने ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने चाहिए थे, तभी वो आसानी से लिक्विफाई हो पा रही है। और उसी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। अब ये एड्जॉर्प्शन ज्यादा का क्या खेल है भाई। अब देखो क्या बेसिक बात है कि एक गैस मॉलिक्यूल से उसको अगर मुझे एड्जॉर्ब कराना है किसी चीज पे, हमने बात करी कि प्रेशर जब मैं अप्लाई करता हूँ गैस पे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एड्जॉर्प्शन बढ़ती थी, हमने ये पॉइंट कल पढ़ा था। सो उसमें एड्जॉर्प्शन बढ़ती है, इसका मतलब क्यों बढ़ती है, क्योंकि एक बार गैस के पार्टिकल्स मोशन में है, आपको पता मोशन में है, उसकी वजह से क्या होगा, एड्जॉर्ब होना पसंद नहीं करेंगे, उसे क्यों क्यों पड़ी है एड्जॉर्ब होने की। बट अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर से मैं प्रेशराइज कर रहा हूं उसको कि हाँ भाई तू एक काम कर, तू तुझे करना पड़ेगा, तो वो प्रेशराइज होके लिक्विड स्टेट में अगर जो इजिली चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है उनका, उसी की वजह से वो एडोप्शन थोड़ा सा प्रेफर कर लेते हैं करना। सो हमको पता कि अगर मेरे को कोई चीज लिक्विड स्टेट में लेके आनी है तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो उसका प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा मैं इस तरह से, आइदर उसका प्रेशर इंक्रीज करूंगा या उसका टेम्परेचर डिक्रीज करने वाला हूं, यही दो रास्ते हैं मेरे पास गैस से लिक्विड में चेंज करने के लिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये दो जनरली यूज करते हैं, या तो प्रेशर इंक्रीज करूंगा है ना, दबाव डालूंगा गैस को, पार्टिकल्स पे प्रेशर लगाऊंगा तो पास पास आएंगे तो लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, या टेम्परेचर लो कर दूं, है ना। जब मैं बोलूं कि वाटर वेपर्स को मैंने लिक्विड में चेंज करना, पानी में, फिर से टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा ताकि वो वाटर वेपर्स पास पास आके एक दूसरे से मिलने लगे और फिर से पानी बदल बनने लगे, है ना उसका। सो ये दो बेसिक है उसके पीछे कि कैसे गैस को लिक्विड में चेंज करा सकता है। अब वही बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो उसमें क्या होगा, उसका जो हमने वहां पे लिक्विड स्टेट की ज्यादा चांसेस है, और लिक्विड स्टेट जो है वो ज्यादा एड्सॉर्प्शन शो कर सकता है कंपैरेटिवली टू गैस, है ना, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा मोशन में है, उसको हमको प्रेशराइज करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, लिक्विड स्टेट में चेंज करना पड़ेगा, तभी वो एड्सॉर्प्शन ज्यादा शो कर पाएगा। सो एक बात हमें पता चली कि हाँ अगर ईज ऑफ लिक्विफिकेशन उसकी ज्यादा है तो डेफिनेटली उसकी एड्सॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होने वाली है, इस पॉइंट से बात करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये था। अब दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं इसके। अब अगर मैं बात करूं बेसिकली एक नई टर्म की बात करने वाले हैं, यहाँ पे उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, सो क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या है कि इट इज द मिनिमम टेम्परेचर, डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर above which, उसके ऊपर a gas cannot be liquefied, a gas cannot be liquefied however pressure may be applied। यहाँ लिखोगे how एवर प्रेशर, मतलब जितना मर्जी प्रेशर लगा लेना आप, उसके बाद ऐसा टेम्परेचर आएगा, ऐसी मिनिमम टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी जिस जो टेम्परेचर की वैल्यू क्रॉस होने के बाद गैस कभी भी लिक्विड स्टेट में पहुंच ही नहीं पा सकती, जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लेना। क्यों, रीजन बीइंग क्या है, खुद सोचो कि मान लो एक टेम्परेचर की बात करो, टेम्परेचर देने से क्या होता है, टेम्परेचर दोगे पानी को, टेम्परेचर दे दो तो क्या होता है, भाप में कन्वर्ट होता है, स्टीम बनता है उसका। मतलब क्या कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं टेम्परेचर की, जब वो क्या कर मतलब उसको टेम्परेचर देते हो तो सिस्टम को, तो गैस में कन्वर्ट होता है ना, ठीक है। सो अगर सिस्टम को टेम्परेचर दे रहे हो आप लोग, ऑब्वियस सी बात हो गैस में कन्वर्ट होगा। गैस में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, उसके पार्टिकल जो काफी ज्यादा मोशन में आएंगे, जितने ज्यादा हीट देते जाओगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, उसके पार्टिकल ज्यादा मोशन में आते जाएंगे, और मोशन बढ़ेगा तो कहां से उसको प्रेशराइज कर करके एक दूसरे के पास लेके आओगे, कितना खींचोगे उसको, है ना, कितना दबाव डालोगे उसको। एक मतलब एक जिद होती है ना कि आप बोलो कि आपका बच्चा जिद्दी है तो प्रेशर अप्लाई करते करते कि ये नहीं लेना, ये वो नहीं लेना, आप करते रहो, बट एक टाइम पे अपनी जिद क्रॉस कर देगा, बोलेगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे को बैग लेके दो, ये वो, मतलब वो चीजें होती है। सो वही चीज यहाँ पे कि एक टाइम पे हद आ जाती है किसी चीज की कि जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते जाओ एड्जॉर्प्शन नहीं होने वाला, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दिया हम लोगों ने उसका कि गैस के मॉलिक्यूल जो बहुत ज्यादा दूर दूर जा चुके हैं एक दूसरे से, तो वापस रिवर्ट बैक आना उसके लिए नामुमकिन है। सो ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है कि जिसके बाद गैस को लिक्विफाई करना, है ना, वापस इकट्ठा लेके आना पार्टिकल्स को, वो मुश्किल हो जाता है ना, उसके बाद पॉसिबल ही नहीं। और हम हमारे पास एक स्टेटमेंट क्या कि जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, मोर the critical temperature, more easily, more
ease of liquefaction, more adsorption। मतलब क्या है कि अभी तो मैंने बोला कि भैया ऐसा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसी चीज है जिसके ऊपर जो है हमारे पास गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। दूसरी बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना जल्दी गैस लिक्विफाई हो जाएगी। ये क्या मसला है, ये क्या मसला है भैया? कोई समझा सकता है मुझे इस बारे में कि क्या लगता है आप लोगों को क्या होना चाहिए? है ना कि मतलब एक टाइम पे हम बोल रहे हैं कि लिक्विफाई नहीं हो सकती उस टेम्परेचर के बाद, वो एक फिक्स वैल्यू है टेम्परेचर की, हाँ उतना मिनिमम टेम्परेचर अचीव अचीव कर ले उसके बाद वो चीज नहीं पॉसिबल। बट अगर मान लो किसी चीज का, किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर काफी हाई है, अगर मैं कंपेरेटिवली दो गैसेस लेता हूँ, एक गैस वन ले ली मैंने यहाँ पे, दूसरी ले ली गैस टू। जरा ध्यान से देखना, इसकी एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं कि गैस वन का क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, और गैस टू का है मान लो 400 केल्विन, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब एक खुद बताओ कि मतलब ये ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। सो गैस को लिक्विफाई ना होने देने का रीजन है, हमने अभी पढ़ा कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जितने पार्टिकल्स पास पास पड़े तो बहुत दूर चले जाएंगे, है ना, पार्टिकल्स पास पास पड़े तो बहुत दूर चले जाएंगे। सो ये टेम्परेचर वही बता रहा कि इस टेम्परेचर पे जो है, इस टेम्परेचर के ये टेम्परेचर अचीव करने की वजह से क्या होगा, जो गैस है उसके बाद लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती। एक बार ठीक है। सो अब खुद सोचो कि इन दोनों से टेम्परेचर वैल्यू किसी ज्यादा, 400 केल्विन ज्यादा है 300 से, है ना, तो 400 केल्विन ज्यादा है तो मतलब 400 केल्विन मुझे रिक्वायर्ड होगा किस चीज के लिए, इतना केल्विन हमें देना पड़ेगा ताकि वो गैस लिक्विफाई हो ही ना पाए, है ना। मतलब क्या, वो गैस लिक्विफाई ना हो पाए, जो पहले गैस थी 400 केल्विन जिसको देना पड़ा हमें, वो पहले से ही काफी पास पास उसके मोलिक्यूल्स रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि मैं बात को इसके मोलिक्यूल्स अगर बनाना चाहूं तो इसके मोलिक्यूल्स मान लो यहाँ पे होंगे इस तरह से, बट इसके मोलिक्यूल्स चाहते हो तो पास पास, है ना। ये इनिशियल स्टेट है इसकी, मान लिया ये इनिशियल स्टेट है, ये इसकी है और ये इसकी है। अब मुझे फाइनल स्टेट लेके आनी है, वो बिल्कुल पास पास लेके आना है, ये फाइनल स्टेट है, ये मैं फाइनल स्टेट बनाने जा रहा हूँ, ये दोनों की फाइनल स्टेट है इस तरह से। अब आप खुद बताओ कि मुझे इस स्टेट को इसमें नहीं लेके आना, ये टेम्परेचर की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये स्टेट में जा ही ना पाए। वही चीज तो हमने देखनी है कि ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद लिक्विफाई नहीं हो पाती गैस, तो ये स्टेट में जा ना पाए। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब इसको मैं और पास लेके आऊंगा, ऐसा तो नहीं है, जब इसको और दूर लेके जाऊंगा तभी पॉसिबल हो पाएगा ना, है ना। तो इसको दूर लेके जाने के लिए जितना टेम्परेचर लगेगा उसी को जनरली इन्होंने क्रिटिकल टेम्परेचर नाम दे दिया, है ना। क्योंकि इस टेम्परेचर पे वो इतने दूर चले जाते हैं कि वापस लिक्विड स्टेट में आना, वापस बिल्कुल पास पास होना पॉसिबल नहीं होता उनके लिए। सो यहाँ पे 400 केल्विन हमें टेम्परेचर लग रहा है। क्यों ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है ना। यहाँ की बॉन्डिंग जो पार्टिकल्स है वो काफी पास पास है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इनके बीच की, तभी हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है इसको दूर दूर ले जाने, मतलब इसको इतनी दूर ले जाने में, ताकि वो बिल्कुल इस स्टेट में कभी, इस स्टेट में कभी पहुंच ही ना पाए। कहने की बात ये, सो ऑब्वियसली बात है, जिसके जो मोलिक्यूल्स है पहले से काफी पास पास पड़े होंगे उनको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें, ताकि उसके मोलिक्यूल्स को मैं दूर दूर कर पाऊं, और दूर दूर कर पाऊं तभी वो वापस रिवर्ट बैक आने के लायक नहीं बचेंगे। सो इस केस में अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो मतलब उसके पार्टिकल्स पहले से पास पास पड़े होने चाहिए। एक बात तो पास पास पड़े होंगे, तो खुद सोचो उसको लिक्विड बनाना आसान होगा या मुश्किल होगा, खुद सोचो, है ना। अभी ये टेम्परेचर की जस्ट एग्जांपल ले रहा था, हमने ये टेम्परेचर अचीव नहीं किया। अब आप कंफ्यूज हो रहोगे, अभी हमने बोला कि इस टेम्परेचर के बाद तो लिक्विड बनने ही नहीं वाला। देखो ये टेम्परेचर का एक वैल्यू है कि इस टेम्परेचर के बाद लिक्विड नहीं बनने वाला, वो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने पॉइंट एग्जांपल लिया, बट हमने टेम्परेचर अचीव नहीं किया। अभी हम बात करें 250 केल्विन पे ही, जहां पे ना इसका क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव हुआ है ना इसका अचीव हुआ है, ऐसे टेम्परेचर पे बात करेंगे क्योंकि उसी टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म बन पाएगा ना, हमको बनाना तो लिक्विड ही है एक्चुअली में, तो उसी टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म बन पाएगा। मैं कहने की बात यह कि इसका टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, तो मतलब हमसे इस चीज से हमको सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि इसकी वजह से इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब पार्टिकल्स काफी पास पास पड़े हैं उसके पहले से। सो इसी थ्योरी को हम लगा के बोल सकते हैं कि पार्टिकल पहले पास पास पड़े हैं तो उतनी आसानी से वो लिक्विड में चेंज हो सकता है। सो अभी मैंने इस टेम्परेचर, ये
ये एक्सप्लेनेशन करी आपको इस टेम्परेचर के बेस पे। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस वो टेम्परेचर है 250 केल्विन, जो इन दोनों की क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू नहीं है। मतलब ऐसा टेम्परेचर अभी तक नहीं आया कि जिसके बाद मैं इन दोनों को लिक्विड ना बना सकूं, वो अचीव ही नहीं करा मैंने, वो समझाने के लिए था जस्ट, है ना। अब मैं 250 केल्विन में बात करूंगा, तो 250 केल्विन में देखूंगा कि इसके पार्टिकल ज्यादा पास पास पड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जल्दी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो मतलब यही चीज तो लिखी मैंने कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होने वाला है, इसका ज्यादा है, तो उतनी जल्दी वो लिक्विड बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उतनी जल्दी लिक्विड क्यों बन पाएगा? क्योंकि इनके बीच का इंटरमोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा है पहले से, इसलिए वो जल्दी बन पाएगा, इसीलिए लिक्विड आसानी से बन पाया, इसलिए एडजॉर्प्शन जो है उसमें फाइनली ज्यादा होने वाली। देखो इसका रीजन है वो जनरली कोई पूछने वाला नहीं है, बट आपको ये चीज याद रखनी है। इसको समझाने के लिए जस्ट मैंने एग्जांपल लिया था, और कुछ समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं इस चीज को। मेन जो आपको रिजल्ट याद रखना है वो क्या याद रखना है, ये वाला क्रिटिकल नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ईज ऑफ लिक्विडेशन ज्यादा होगा, उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। ऐसे ही सीधा इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ससेशन रीजनिंग आ सकती है कि क्या रिलेशन है इनके बीच का। ठीक है, सो ये था। अगले हम आगे इसके फैक्टर की बात करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट, उसके सरफेस एरिया की बात करने वाले हैं। मतलब कि सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया है ना, वो एडजोर्बेंट है ना, एडजोर्बेंट जिसके ऊपर जो है हमारा एडजॉर्प्शन होता है एक्चुअली, मतलब जिसका सरफेस एरिया यूज होता है। यहाँ पे जनरली हम क्या बोल रहे हैं कि सॉलिड के ऊपर हो रहा है। तो अब सॉलिड के सरफेस एरिया पे कैसे एडजॉर्प्शन डिपेंड करेगा, आप सोचिए कि किसी चीज के ऊपर मैंने कोई चीज एडजॉर्ब करी, जैसे वही बात कल जैसे हमने एग्जांपल लिया सरफेस एरिया के ऊपर कि चार बच्चों का बेंच है बैठने का, उसमें चार बिठा पाऊंगा, ऑब्वियसली बात है ना। अगर एक बच्चे का बेंच है तो एक बिठा पाऊंगा, अच्छा दो जबरदस्ती घुसा दिए तो दो, है ना। मोटा बंदा होगा तो एक बैठ पाएगा, पतला पतला दो घुस जाएंगे। बट कहने की बात क्या है, जितना ज्यादा बड़ा बेंच है उतने ज्यादा लोगों की सिटिंग पॉसिबल है ना वहां पे। सो इसी तरह यहाँ पे कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोर द सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द एडजॉर्प्शन। जितना सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होने वाला है हमारे पास, मोर विल बी द एडजॉर्प्शन। चलो एक बात तो ये ठीक है। और अगर मैं बोलना चाहूँ इसके लिए और क्या पॉसिबल कि इस सरफेस एरिया को हम एक्टिव कैसे बना सकते हैं, कि क्या टेक्निक्स है कि मैं उसका सरफेस एरिया बढ़ा दूं या ऐसा कुछ कर दूं, है ना। सरफेस एरिया जिससे बढ़ जाए तो हमारा एडजॉर्प्शन और ज्यादा इंक्रीज हो पाए। सो इसको सरफेस एरिया को एक्टिव करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है बेसिकली। फर्स्ट पॉइंट में बोल सकता हूँ कि बाय ब्रेकिंग डाउन, कि अगर सॉलिड को हम ब्रेक डाउन कर दे, बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि एक ये बड़ा सा मेरे पास सरफेस है ना, इस सरफेस की बात कर रहा हूं, नीचे वाला कंसीडर नहीं करेंगे, नीचे वाला में। सो अभी बेसिकली क्या होगा कि मैं यहाँ पे सरफेस बना लूं, अगर मान लो, ठीक है, ये सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो डॉटेड सी लाइनें सी बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस सरफेस की बात करूँ। इसमें क्या होगा बेसिकली, अगर मैं क्या करूँ, देखो नीचे वाला कंसीडर नहीं कर रहा, तो इसकी लेंथ मान ली मैंने 10 सेंटीमीटर। तो उसको जब ब्रेक डाउन करूंगा डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में, मान लो मैंने 5 पीसेस में ब्रेक डाउन किया और हर एक की लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 में ब्रेक डाउन किया, हर एक की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इक्वल इक्वल ना, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 और ये भी 2। तो ओवरऑल लेंथ तो 10 ही होगी ना, तो सेम हो गया सबका, है ना। ओवरऑल लेंथ 10 हो चुकी है। अब देखो, अब जो प्रीवियस एडजॉर्प्शन था वो क्या कहा था, ये यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो पा रहा था इस तरह से, क्योंकि बीच में तो कोई था नहीं, बीच में पहले स्पेसिस तो नहीं थे, तो यहाँ ऊपर वाली लेयर थी और साइड वाली लेयर थी, तो ये ऊपर वाली लेयर काउंट कर दी और मैंने साइड वाली काउंट कर दी। ये तो प्रीवियस एडजॉर्प्शन था। और जो नया एडजॉर्प्शन है वो किस तरह से है, नया एडजॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे होगा, मान लो इस तरह से। तो ये भी तो सरफेस बन चुका है, देखो नीचे वाला तो हम मान नहीं रहे यहाँ पे, बट ये साइड वाले तो मान सकते हैं, ये भी तो सरफेस है। तो यहाँ पे आके भी सिंपली क्या होगा, है ना, जो एडजॉर्प्शन है इजिली हो पाएगी। सो ये जो है वो प्रीवियस एडजॉर्प्शन है, पुरानी वाली एडजॉर्प्शन, और ये कौन सी है, न्यू एडजॉर्प्शन हमारे पास है, ठीक है। ये पुरानी वाली और न्यू एडजॉर्प्शन। सिंपली तो क्या होगा, देखो हमने कोई सरफेस, इसका सिर्फ सरफेस एरिया चेंज किया है, एरिया में कोई फर्क नहीं लेके आए, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ, इसकी हाइट सब कुछ हमने सेम रखी, जस्ट इसको ब्रेक डाउन किया सिंपलर पार्ट्स में इसके, और कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पे, ठीक है।
तो इसका सरफेस एरिया चेंज हुआ, सिर्फ सिर्फ किसको सिंपल एरिया चेंज नहीं हुआ, सरफेस एरिया चेंज हुआ, मतलब इसका नंबर ऑफ सरफेस जो है वो बढ़ चुके हैं, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ सरफेस इसके न्यू आ चुके हैं, है ना। तो सिंपली क्या देखो, इसको और छोटे हिस्सों में तोड़ूंगा तो क्या होगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा। मैं मान लो इसको आधे यहाँ से तोड़, है ना, दो और बन जाएंगे, और तोड़ दो चार और बन जाएंगे, तो वो डिपेंड करता है कितना आप इसको ब्रेक डाउन करते हो, है ना। ये चीज थी। सो ब्रेकिंग डाउन का ये प्रोसेस है। सेकंड जो हम कर सकते हैं बाय मेकिंग सरफेस रफ, कि अगर सरफेस को हम स्मूथ ना रखते हुए एक रफ सरफेस हम प्रेफर करें तो क्या होगा। तो जब आप खुद सोचो कि जब आप ट्रेवल करते, कभी रोड्स पे ट्रेवल तो किया होगा, कार में आपने, बस पे ट्रेवल, किसी चीज पे ट्रेवल किया, तो अगर स्मूथ रोड है तो गाड़ी क्या चलती है, मक्खन एकदम दबा आ गया ना, 150 की स्पीड पे पेल रहे हैं, है ना। तो क्या होता है उसमें ये बात। बट अगर मैं बात करूँ कि अगर खड्डे हैं तो उसमें क्या होगा, अगर बीच बीच में ब्रेकर्स है तो उसको आपको बार बार ब्रेक मारना पड़ेगा, टायर खड्डों में रुकेंगे भी थोड़ी देर के लिए, है ना, बिल्कुल गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है। कहने का मतलब ये कि आप मगर मान लो पैदल रास्ते पे चल रहे हो, साफ रास्ता पड़ा तो आपको कहीं पैर ठुकेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। पर अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ता है तो आपका पैर मुड़ मुड़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे आप रुकावट आती है आप। तो वही रुकावट जो है यहाँ पे वो हम रफ सरफेस बना के देगा, मतलब जो स्मूथ, जो गैसेस मान लो इसके ऊपर से जा रही थी, मतलब सरफेस इसके ऊपर से गैसेस जा रही थी, एब्जॉर्ब नहीं होती, पर इसका सरफेस अगर मैं रफ कर दूं, अगर मैं ये चौक इसको यहाँ से डालना चाहूँ, मान लो ये चौक को इधर लेके आता, तो यहाँ बीच में खाली स्पेस है, यहाँ पे तो अटकेगा ना ये ऐसे, है ना। अगर खाली स्पेस ना होता तो नीचे गिर जाता। कहने का मतलब ये है कि बीच में इसके पोर्स बनाएंगे इस तरह से, मान लो ये सरफेस है प्लेन, और ये स्मूथ सरफेस था, और ये पोर वाला सरफेस इस तरह से, मान लो ये सरफेस है हमारे पास, खड्डों वाला सरफेस है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होने वाली कंपैरेटिवली इसके जो स्मूथ सरफेस होगा भाई उससे ज्यादा होगी डेफिनेटली, फॉर श्योर। ठीक है, एक बात तो ये। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, जो लास्ट पॉइंट है, किससे, कि बाय रिमूविंग ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड गैसेस, ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड गैसेस की मतलब जो गैसेस पहले से एब्जॉर्ब्ड है उसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो वो भी तो इस जस्ट ए पार्ट ऑफ रिसाइकलिंग, आप लोग बोल सकते हैं ना, कि रिसाइकिल कर दी किसी चीज को। मैं बोलूं कि मान लो क्या हुआ कि मान लो हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है कि मान लो पॉइजनस गैसेस निकलती है, तो वहां पे कुछ ना कुछ चिमनी में यूज किया जाता है ताकि वो गैसेस जो है वो बाहर ना जाए, या तो जला दिया जाता है उन गैसेस को ऐसे, उसमें जो कंटेंट होता है उसे जला दिया जाता है काफी ज्यादा फ्लेम पे, नहीं तो उसको किसी न किसी चीज में एब्जॉर्ब किया जाता है ना। फिर वो एब्जॉर्ब किया गया गैसेस है उसको किसी न किसी कंटेनर में वापस से डी एब्जॉर्ब किया जाएगा, और फिर वो गैसेस फर्दर किसी न किसी काम के लिए यूज हो सकती है ना। वो डिपेंड करता है कि कौन सी गैसेस किस काम के लिए यूज होती है। बट अगर आपको कि मान लो तो क्या हुआ, अगर मान लो सुबह हमने लगाई थी चिमनी, वो शाम को फैक्ट्री बंद होती है, उस फैक्ट्री को शाम को बंद होने से पहले हमने मान लो हम चारकोल यूज कर रहे थे, है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल, चारकोल से हमने वो चीज हटा दी, जो हटा गैसेस उसमें से रिमूव कर दी, तो ऑब्वियसली बात है वो चारकोल अब नया हमारे लिए रिसाइकल हो चुका है, तो वो दोबारा से कल यूज हो सकता है। वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि जो पहले से गैसेज एब्जॉर्ब्ड है उसको अगर हम रिमूव कर दे तो सरफेस जो हमारे लिए होगा वो बिल्कुल नए की तरह होगा, नया सरफेस की तरह काम करेगा। तो ऑब्वियसली बात है एड्जॉर्प्शन जो है हम उसको और यूज कर पाएंगे एड्जॉर्प्शन के लिए, तो एड्जॉर्प्शन का जो रेट है, जो एड्जॉर्प्शन है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा कंटेंट अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक बात तो सो ये बेसिक था। एक लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, कि गैसेस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है एड्जॉर्प्शन कितना, कि जैसे बात फिजिकल ऑप्शन की बात करूं, फ्यूजन ऑप्शन में तो क्या आपको पता कि वो स्पेसिफिक नेचर के नहीं होते, कि कोई सी भी गैस किसी भी एड्सॉर्बेंट के साथ आके चिपक जाए वो थोड़ी सी अट्रैक्शन तो वहां पे शो कर ही देगा, है ना, क्योंकि वेंडरवॉल फोर्स अट्रैक्शन है वो हर एक के साथ हो सकती है। बट अगर केमिकल ऑप्शन की बात करूं, स्पेसिफिक जो है वो हर एक एलिमेंट का रिएक्ट नहीं करता। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दूं कि मान लो सोडियम पानी के साथ बहुत हाईली एक्सप्लोसिव की तरह रिएक्ट करता है, छोटा सा मेटल का टुकड़ा भिजाओगे पानी में वो थोड़ा सा ब्लास्ट करेगा ही करेगा। पर अगर मैं गोल्ड डाल लूं पानी में, सोने की चैन डाल के रख दो पानी में, क्या करेगी, कुछ भी रिएक्शन नहीं देगी, है ना, कोई भी ऐसे एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन नहीं होगी आप। सो डिपेंड करता है वो नेचर टू नेचर। जहां भी नेचर ऑफ गैस पे, जो हमारा गैस क्या यहाँ पे एडजोर्बेट है, आप बोल सकते हो कि एडजोर्बेट जो एडजोर्प्शन, जिसका एडजोर्प्शन होने वाला है वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है फर्दर, मतलब सेम टेम्परेचर रखोगे ना तो भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर गैस डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट अपना एब्जॉर्प्शन रेट देगी डेफिनेटली। सो वो चीजें डिपेंड करती। ठीक है, सो ये सारा था डिपेंडेंसी किसको लेके, फैक्टर्स, किस फैक्टर्स पे एब्जॉर्प्शन हमारा डिपेंड करता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।